नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत। मैं हूं ओमकार चौधरी। ये तो सबने बता दिया कि कैबिनेट को की मंजूरी मिल गई है। जेपीसी ने जो 10 संशोधन सुझाए थे, उनको एक्सेप्ट कर लिया गया है, स्वीकार कर लिया गया है। विपक्षी दलों की तरफ से जो 40 संशोधन लाए गए थे, सुझाव दिए गए थे, उनको जेपीसी ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुकी है। पर वक्फ पर जो संशोधन बिल आने वाला है, उसका मसौदा तैयार करके जेपीसी ऑलरेडी स्पीकर को सौंप चुकी थी। स्पीकर के जरिए वो वापस सरकार के पास गया। सरकार ने अब नया संशोधित ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और कैबिनेट की उसको मंजूरी मिल गई है। यहाँ तक की कहानी तो सभी बता रहे हैं अपने अपने चैनलों पर। अभी किसी ने ये नहीं बताया कि ये बिल संसद में पेश कब किया जाएगा। मेरा ये मानना है कि 10 मार्च को जब बजट सत्र का दूसरा सेशन शुरू होगा, दूसरा पार्ट शुरू होगा, तो उसके तुरंत बाद 14 मार्च को होली है और होली का पर्व जब संपन्न हो जाएगा तो उसके बाद, चूंकि अप्रैल के पहले पखवाड़े तक पार्लियामेंट चलनी है, बजट पर बजट को पास भी करना है, दूसरे भी कई विधायी कार्य हैं वो भी करने हैं। तो मेरा मानना है कि होली के बाद कभी भी इस बिल को संसद में रख दिया जाएगा, बहस करने के लिए, पास करने के लिए। अब बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि होली के बाद अगर वक्फ संशोधन बिल पेश कर दिया जाएगा तो उसके बाद क्या होगा? क्योंकि लोग ये सवाल पूछ रहे हैं और उनकी अपनी जगह वो सवाल वैलिड है। मैं उसको ये नहीं कहता कि वो फालतू का सवाल है। सवाल ये पूछ रहे हैं कि भाई 2014 में नरेंद्र मोदी के पास अपनी भारतीय जनता पार्टी की 282 सीटें थी। एनडीए की कुल मिलाकर के 333 थी। फिर 2019 में अकेले भारतीय जनता पार्टी की बढ़कर के 303 सीटें हो गई। और अगर एनडीए की सारी मिलाएं, जब तक अकाली दल भी साथ था, उद्धव सेना भी साथ थी और एक आध दल और भी साथ थे, जदयू बीच में चला गया था, तो कुल मिलाकर के 353 थे। दोनों बार जब अपनी पार्टी का ही बहुमत था। और राज्यसभा की बात करें तो नवीन पटनायक और जगन मोहन रेड्डी और कुछ छुटपुट पार्टियां वो सहयोग देने को तैयार थी। कई मुद्दों पर उन्होंने सहयोग दिया भी है। क्रिटिकल जो स्थितियां थी उनमें मोदी सरकार के वो साथ खड़े रहे थे। तो ऐसे में तब ये बिल क्यों नहीं लाया गया और अब क्यों लाया जा रहा है? तो सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि उस समय राज्यसभा में क्या वाकई वो उतने कॉन्फिडेंट थे जितना आज हैं? क्योंकि राज्यसभा में आज लगभग बहुमत के करीब वो और उनके सहयोगी हैं, बल्कि बहुमत है उनका। नंबर 2, तब तक ना तो जम्मू कश्मीर से 370 हटाया गया था, ना 35 से हटाया गया था, ना जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की लगभग समाप्ति हुई थी जो अब लगभग समाप्ति की तरफ है। घुसपैठ वैसे नियंत्रित नहीं थी। सीमा पार से और दूसरी जगहों से जो फॉरेन फंडिंग हो रही थी आतंकवाद के नाम पर, वो भी बंद नहीं हुई थी। पत्थरबाजी होती थी सेना के खिलाफ, वहां पर विश्वमन भी होता था।
आज की तारीख में तो गंगा, यमुना में और जम्मू कश्मीर की नदियों में काफ़ी पानी बह चुका है और इतने महत्वपूर्ण डिसीजन मोदी सरकार कर चुकी है, मोदी जी कर चुके हैं। उसके बाद तो राम मंदिर का भी निर्माण हो गया, उसका प्राण प्रतिष्ठा समारोह भी हो गया। अभी हाल में महाकुंभ, जिसमें कीर्तिमान स्थापित हो गए, 66 करोड़ सनातनियों ने डुबकी लगाई है। अयोध्या में, काशी में जिस तरह का हम देख रहे हैं आते हुए सनातनियों को दर्शन करते हुए, और देश में भी जो एक वातावरण निर्मित हो गया है, उसमें जितने कॉन्फिडेंट आज हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ना भूलें हम आज फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी भी हैं, दुनिया हमारी तरफ देख रही है। और चाहे रूस यूक्रेन का युद्ध हो, चाहे जो पेचीदगियां हम मध्य एशिया में देख रहे हैं, दूसरी जगहों पर देख रहे हैं, उनमें भारत की भूमिका हो, वो उससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। आज हम चीन के, पाकिस्तान के, दूसरे देशों के बिल्कुल भी दबाव में नहीं है। हमारे विदेश मंत्री के बयान आप देख लीजिए, वो सीधे सीधे लोगों को जवाब देते हैं, देशों को, और जो प्रेशर टैक्टिस अपनाते रहे हैं उनको भी। एक और बड़ा बदलाव हुआ है, जो डीप स्टेट नाम की चीज थी वो डोनाल्ड ट्रंप के आने से कमजोर पड़ी है। वो जॉर्ज सोरोस, जो पंख लगा करके उड़ते ही रहते थे, कहीं भी जाकर के बैठ जाते थे, कहीं भी मदद पहुंचाते थे, और डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, देशों में तोड़ फोड़, अशांति पैदा करने के लिए, धरनों के लिए, प्रदर्शन के लिए तमाम तरह की दुश्वारियां उसकी तरफ से पेश होती थी। हिंडनबर्ग, वो अपनी दुकान बंद करके भाग गया है। तो बहुत सारे झगड़े टंटे जो सीएए के पास होने और लागू करने के बीच में जो एक गैप लेना पड़ा मोदी सरकार को, तो जिस समय वो पारित किया गया था उस समय शाहीन बाग से लेकर के कहाँ कहाँ क्या क्या झगड़े टंटे नहीं किए गए, माहौल खराब करने की कोशिश नहीं की गई। कहाँ से वित्त पोषण था उनका, कौन सी ताकतें उनके पीछे थी, अब किसी से दबा छिपा हुआ नहीं है। वो 13 महीने का जो आंदोलन दिल्ली में चलवाया गया था, कहाँ कहाँ से उसकी फंडिंग हो रही थी, कौन कौन सी ताकतें उनके पीछे थी, अब वो सारा नेक्सस जो है एक एक करके बेनकाब हो गया है। तो कहने का आशय ये है कि मोदी सरकार का ये मानना है, जो लोग ये एक आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि भाई क्या नीतीश बाबू या चंद्रबाबू नायडू या चिराग पासवान या इस तरह के जो और छोटे दल जिनके सहारे इस समय मोदी सरकार चल रही है, वो वक्फ बिल पर एक अलहदा स्टैंड नहीं ले सकते हैं? क्या वो खतरा मोदी जी के सामने नहीं है? और क्या उनको अपनी सरकार गिरने की आशंका नहीं है? वो इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहे हैं? इसमें कुछ चीजें समझने की हैं और कुछ चीजें मैं बताना भी चाहूंगा। बहुत सारे लोग थे जिन्होंने ये कहा था कि अगर मोदी ने 370 को हाथ लगाने की कोशिश की तो घाटी में कोई तिरंगे को उठाने वाला कंधा भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा ये भी कहा गया था कि अगर 370 हटाया गया तो देश में खून की नदियां बह जाएंगी। और अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण को लेकर के भी तो चुनौतियां दी गई थी। असदुद्दीन ओवैसी से लेकर के कई चेहरे थे, कई लोग थे जिन्होंने कहा था कि वहाँ भगवान राम का मंदिर नहीं बनने दिया जाएगा, बना करके दिखा दें। बाकी तो छोड़िए, 2014 से पहले ये असदुद्दीन ओवैसी का जो छोटा भाई है अकबरुद्दीन, उसने तो यहाँ तक कह दिया था जब सितंबर 2013 में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने
नरेंद्र मोदी को अपना प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाया था। उन्होंने कहा था कि मोदी इस देश के प्रधानमंत्री कैसे बन जाएंगे, हम नहीं बनने देंगे। और क्या-क्या नहीं कहा गया साहब। राम मंदिर को लेकर के, 370 को लेकर के, यहां तक मजाक उड़ाए जाते थे राम मंदिर को लेकर के कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब राम मंदिर भी बन गया है, तारीख भी सबको पता चल गई है। अयोध्या का जो जीएसटी कलेक्शन है वो नोएडा और गाजियाबाद जैसे औद्योगिक जिलों से भी अधिक है। इतने दर्शनार्थी वहां पहुंच रहे हैं, इतने आस्था वाहन वहां पहुंच रहे हैं। और अब तो जम्मू कश्मीर में 370 और 35 ये नहीं हटी है। आतंकवाद मिनिमाइज हो गया है, लगभग खत्म हो गया है। पत्थरबाज गायब हो गए हैं। अलगाववादी पता नहीं कहाँ घुसे बैठे हैं। जो फॉरेन फंडिंग थी वो शून्य हो गई है, लगभग खत्म हो गई है। अब तो वहां चुनाव भी हो गए हैं। वहां लोकसभा का चुनाव भी हो गया है, वहां विधानसभा का चुनाव भी हो गया है। वहां पर चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के रूप में काम भी कर रहे हैं। जो किसी जमाने में भारत माँ को डायन बताते थे, आजम खान, कहाँ हैं आजकल वो जेल में पड़े सड़ रहे हैं। उनकी पत्नी भी जेल में थी, उनका बेटा भी जेल में था। पहले पत्नी को जमानत मिली, एक दिन पहले ही आजम खान के बेटे को भी जमानत मिली है। जो बढ़ चढ़ करके बातें करते थे आजम खान, उनकी आज क्या हालत हो गई है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अरविंद केजरीवाल विधानसभा में खड़े होकर के किस तरह की चुनौतियां देते थे। नरेंद्र मोदी इस जन्म में तो हमें नहीं हरा पाएंगे, उन्हें हमें हराने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। एलजी के बारे में कहते थे कि ये एलजी कौन होते हैं, दिल्ली के मालिक तो हम हैं। अरविंद केजरीवाल की सारी गलतफहमी दूर हो गई। उनकी गिरफ्तारी भी हुई, 5.5 महीने तिहाड़ जेल में रह करके आए। उनको ये भी गुमान था कि जब उनकी गिरफ्तारी होगी तो दिल्ली के लोग भी और देश के दूसरे हिस्सों से भी जो उनके तथाकथित प्रशंसक हैं वो सड़कों पर उतर आएंगे। कोई आया क्या? उद्धव ठाकरे और संजय राउत, जरा याद करिए, जब एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के 40 एमएलए टूटे थे और सूरत पहुंचे थे, सूरत के जरिए चार्टर प्लेन से गुवाहाटी पहुंचे थे और गुवाहाटी से फिर उनको गोवा लैंड कराया गया और गोवा से उनको मुंबई पहुंचना था, तो उद्धव ठाकरे के तोते संजय राउत किस तरह की धमकियां दे रहे थे, क्योंकि तब तक उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, जबरन बने हुए थे। इसके बावजूद कि उनके 40 एमएलए टूट गए थे, 13 एमपी टूट गए थे। संजय राउत कह रहे थे कि ये जरा वापस मुंबई आकर के दिखाएं, अपने पैरों पर खड़े नहीं रह सकेंगे, और तमाम तरह की धमकियां दी जा रही थी। और वो एकनाथ शिंदे को मुंबई बुलाया गया, राज्यपाल से उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने समर्थक विधायकों की सूची सौंपी जिसमें भारतीय जनता पार्टी का पूरा स्ट्रेंथ और उनके अपने समर्थक। उनको मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई, देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई और फिर गोवा से बस के जरिए शान के साथ निडर होकर के सारे एमएलए न केवल मुंबई लौटे बल्कि उद्धव सेना के ये संजय राउत समेत सारे लोग दड़बों में छिप गए। तो जिन्होंने भी धमकी दी, और शरद पवार का क्या हुआ? 2019 में उन्होंने ही तो खेल कराया था ना, देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया था और उनको चाणक्य बताया जाता था मराठी मीडिया के द्वारा भी, और दिल्ली में भी बैठे हुए कुछ मीडिया कर्मियों को यह गलतफहमी है कि वो चाणक्य। क्या हुआ उनका? उनकी पार्टी टूट गई, उनके भतीजे ने ही बगावत कर दी और वो भी 40 एमएलए लेकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए। लोकसभा चुनाव में जरूर एक झटका लगा बीजेपी को महाराष्ट्र में, लेकिन विधानसभा चुनाव में शरद पवार भी खत्म, उद्धव ठाकरे भी खत्म, कांग्रेस पार्टी भी खत्म।
उत्तर प्रदेश के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, अतीक अहमद से लेकर के मुख्तार अंसारी तक, और मुख्तार अंसारी के भाई मुख अ, इ इकबाल अफ़ज़ल अंसारी, इन सब की तूती बोलती थी एक ज़माने में। आज़म खां भी इसमें शामिल कर लीजिए। ये जैसे चाहते थे वैसे मुलायम सिंह की सरकार या अखिलेश सरकार नाचती थी। इनका एक खौफ था। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद 2017 के बाद क्या कहाँ गए ये सारे? अतीक मारा गया, मुख्तार अंसारी जेल में ही निपट गया। इसके अलावा आज़म खान आजकल जेल में है। यानी सबकी इनकी धर्मशालाएँ, दुकानें, इनकी जो खौफ की एक जागीर थी, दहशत का माहौल था, वो सारा खत्म कर दिया गया। और अभी हाल की अगर हम बात करें, तो एक और पंगा हुआ था। जब ये बात आई कि साहब जो मुस्लिम कारिंदे हैं, जो दुकानदार हैं, वो मलमूत्र मिला रहे हैं खाने-पीने की श चीज़ों में, थूक रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सबको अपनी दुकान पर नाम लिखना होगा, खास तौर से कांवड़ यात्रा के बीच में, जितना भी मार्ग है वो। इसका विरोध किया गया कि नहीं लिखेंगे। बाद में क्या हुआ? सबने अपने नाम भी लिखे और मोबाइल नंबर भी उन दुकानों पर लिख कर के उनको टाँगने पड़े। ये जो वक्फ बिल है, ये क्यों लाना पड़ा? 3 ऐसी संस्थाएँ हैं जिनके पास सर्वाधिक ज़मीनें हैं इस समय। उनमें रेलवे है, सेना है और तीसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड है। और वक्फ की संपत्तियाँ सबसे ज़्यादा अगर कहीं हैं, तो वो उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश में आजकल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। और योगी आदित्यनाथ ने जो एक माहौल बना दिया है उत्तर प्रदेश में, सीएए के समय भी आपने और हमने देखा था, कई राज्यों में दंगे-फ़साद करने की कोशिश हुई थी। दिल्ली में भी जामिया मिलिया और कुछ दूसरे संस्थानों के सामने, और कुछ जिनको संवेदनशील इलाके कहा जाता है, वहाँ पर आगजनी, पथराव और कुछ दंगे-फ़साद करने की कोशिश की गई थी। जब डोनाल्ड ट्रंप दिल्ली में लैंड किए थे अमेरिका के राष्ट्रपति अपने परिवार के साथ, तो यहाँ दंगा कराया दिया गया था, जानबूझ करके कराया गया था, ताकि मोदी सरकार को बैकफुट पर धकेला जा सके और पूरी दुनिया में बदनाम किया जा सके। लेकिन तब और अब में तो काफ़ी अंतर आ चुका है। और जब वक्फ संशोधन बिल पेश करने का मन ही बना लिया है मोदी जी ने, तो मैं कहूँगा कि वो अपनी सरकार गिरने का रिस्क भी उठाने को तैयार हैं। जो इस समय माहौल बना हुआ है, लोकसभा चुनाव में बेशक उनको झटका लगा, उनकी 240 सीटें रह गई भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन उसके बाद देश में क्या वातावरण है? हरियाणा में उनकी सरकार बनी, महाराष्ट्र में उनका मुख्यमंत्री बना, हरियाणा में भी मुख्यमंत्री बना, दिल्ली में उनका मुख्यमंत्री बना। और जो महाकुंभ में 66 करोड़ से ज़्यादा लोग आस्था की पावन डुबकी लगाने के लिए पहुँचे, और जिस तरह का वातावरण और जिस तरह का रेला हमने काशी में देखा और अयोध्या में देखा महाकुंभ के दौरान, वो अपने आप में अभूतपूर्व है। यानी देश की जो सनातनी जनता है, जो हिंदू हैं, वो ये मान चुके हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में ये लोग जो हिंदुओं को विभाजित करने में कामयाब हो गए थे, वो अपनी कुटिल नीति में किसी हद तक कामयाब हो गए थे। अब जिस तरह से जो हमारी विरासत हैं, उनकी पुनर्स्थापना हो रही है, पुनर्प्रतिष्ठापना हो रही है, और जिस तरह का वातावरण मोदी और योगी के नेतृत्व में इस देश में फिर से बना है, उसको
जाया नहीं होने देना है। और ये जो वक्फ बोर्ड की तरफ से दावेदारियां की जा रही थी, ये हवाई अड्डे की जमीन भी हमारी है, पार्लियामेंट की जमीन भी हमारी है, फला मुख्यमंत्री के का जो आवास जहां बना हुआ है वो भी वक्फ बोर्ड की है। और तो और दुस्साहस देखिए, जब महाकुंभ शुरू हुआ और बहुत सारे साधु संतों अखाड़ों की तरफ से एक ये संदेश आया, सुझाव आया कि भाई ये जो कांवड़ यात्रा के समय ये थूक और मलमूत्र मिलाने की जो घटनाएं हुई थी, तो इस बार मेला क्षेत्र में, कुंभ क्षेत्र में, महाकुंभ क्षेत्र में इनका प्रवेश नहीं होना चाहिए। और जब इस पर रोक लगाई गई तो क्या कहा गया कि जी महाकुंभ का जो क्षेत्र है इसका भी तो बड़ा हिस्सा वक्फ का है। तो योगी आदित्यनाथ ने जरा उनसे दस्तावेज मांग लिए और उसके बाद ये इनकी कंपकपी छूट गई। उन्होंने आए बाएं साएं कहना शुरू कर दिया और बाद में कहा कि नहीं नहीं, वो किसी ने ये इस तरह की बात हम तक पहुंचाई थी, इसलिए हमने ये दावा किया था कि वो वक्फ की संपत्ति है। आपको याद होगा संभल में जो पुलिस चौकी बन रही थी कथित शाही मस्जिद के सामने, उस पर भी किसी ने दावा किया था कि ये हमारी जगह है जिस पर पुलिस चौकी बनाई जा रही है। तो योगी सरकार ने सारी संपत्तियों की जांच पड़ताल की और उस समय तो उनको वापस अपने कदम पीछे खींचने ही पड़े, कहना पड़ा कि नहीं ये हमारी जमीन जायदाद नहीं है, हम तो किसी के कहने पर बहकावे में आकर के ये दावा कर रहे थे। अभी योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया है और ये कहा है कि इस कथित शाही मस्जिद के बराबर में जो कुआं है, न केवल वो कुआं सरकारी जमीन पर है बल्कि ये शाही मस्जिद भी सरकारी जमीन पर है। तो जो आक्रामकता इस समय योगी सरकार की दिखाई दे रही है, मुख्यमंत्री की दिखाई दे रही है, वो एक कहावत है ना कि भय बिन प्रीत ना होई गोपाला। तो वो वातावरण आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में है। और जो वक्फ की कुल संपत्ति जिस पर कब्जा है, जिसके दस्तावेज भी इनके पास नहीं है, पिछले दिनों असदुद्दीन ओवैसी का ही बयान आया था ना, जिसमें उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में 1,23,000 के आसपास वक्फ की संपत्तियां हैं, लेकिन 1,13,000 संपत्तियां ऐसी हैं जिनके कागजात वक्फ बोर्ड के पास नहीं है। पूरे देश में अगर हम देखें तो सबसे अधिक वक्फ की संपत्तियों के दावे उत्तर प्रदेश में किए जाते हैं और उत्तर प्रदेश में इस समय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। तो जाहिर है बाबा के बुलडोजर भी तैयार हैं, बाबा की फोर्स भी तैयार है। और बाबा ने अतीत में जब जब CAA और दूसरे मसलों पर यहाँ अशांति पैदा करने की कुछ तत्वों ने कोशिश की तो उनके साथ क्या किया है, और जो माहौल खराब करने वाले लोग रहे हैं, आजम खान हो, अफजाल अंसारी हो, मुख्तार अंसारी हो, अतीक हो, दूसरे लोग हों, अब उनका भी क्या हाल है जरा ये भी हमें देख लेना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से डीप स्टेट की फंडिंग के तार कटे हैं, जॉर्ज सोरोस शांत होकर के बैठा है, बल्कि जॉर्ज सोरोस को तो पार्लियामेंट के पिछले सेशन में एक तरीके से नेक्ड कर दिया गया और जो उनसे पैसे लेकर के यहाँ हंगामे कर रहे थे और करवा रहे थे उनको भी एक तरीके से जनता की कटघरे में खड़ा कर दिया गया। अभी जानकारी मिल रही थी कि साहब वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए भी अमेरिका से पैसे आ रहे थे। ये किसके पास जा रहे थे उसकी भी तहकीकात शुरू हो गई है। 7,000 से ज्यादा पत्रकारों, यूट्यूबर्स को भी पैसे दिए गए थे अमेरिका से, उनकी भी जांच पड़ताल हो रही है। तो मोदी जी तो यही कह करके आए हैं इस बार वाशिंगटन के,
ये जो यहाँ से खुरापाते हो रही हैं, उनको तो आप बंद करिए, वहाँ तो हम निपट लेंगे। और वही होने जा रहा है। वक्फ बिल पेश होगा। इनके सहयोगियों की भी परीक्षा होगी। और चूंकि 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है, तो अखिलेश बाबू भी घोड़े तो बहुत दौड़ाने की कोशिश करेंगे, माहौल तो खराब करने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि मुस्लिमों, यादवों और दूसरा जो है ध्रुवीकरण वो कर सकें। और इस बीच बिहार में भी चुनाव आ रहे हैं, फिर पश्चिम बंगाल में भी है, असम में भी हैं, तमिलनाडु में भी हैं। और उत्तर प्रदेश में अकेले नहीं होने वाले हैं 2027 में। उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, पंजाब है, मणिपुर है, गोवा है। इन 5 राज्यों में एक साथ चुनाव होंगे। तो ऐसे समय वक्फ संशोधन बिल लाने का अगर फैसला मोदी सरकार ने किया है, तो सोच समझ करके ही किया है। जो माहौल इस समय देश में बन गया है, उसमें और प्रधानमंत्री तो कह चुके हैं कि मुझे अपनी सरकार की परवाह नहीं। तो सरकार अगर जाएगी, तो कितनी और सीटें लेकर के आएगी, कितने और मजबूत होकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में लौटेंगे, इसका अंदाजा उनके विरोधियों को और वक्फ संशोधन बिल के विरोधियों को शायद इसका अंदाजा भी नहीं है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।